फिल्म की शुरुआत होती है वर्जीनिया के ग्रंथम शहर में, जहां पुलिस एक बंगले की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इस बंगले में एक भीषण हत्याकांड हुआ था, जिसमें इस घर में रहने वाले बुजुर्ग पति पत्नी और उनका नौकर मारा गया था। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि घर में बाहर से किसी के भी जबरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं थे। इसके विपरीत ऐसा लग रहा था जैसे घर के लोग अंदर से बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे। तभी घटना की जांच कर रहे शेरिफ को एक पुलिस वाला नीचे बेसमेंट में बुलाता है। शेरिफ जब नीचे जाकर देखता है तो बेसमेंट में एक और लाश पड़ी थी। वो एक लड़की की लाश थी जो पूरी तरह से निर्वस्त्र थी और आधी जमीन में गड़ी हुई थी। क्योंकि उस लड़की की पहचान नहीं हो पाती तो शेरिफ उसे जेन डो नाम दे देता है। दूसरी तरफ शहर के मुर्दा घर में टॉमी और उसका बेटा ऑस्टिन एक बुरी तरह से जली हुई लाश की ऑटोप्सी यानी कि पोस्टमार्टम पूरा करते हैं। टॉमी और उसका परिवार पिछले 3 जनरेशन से यही काम करते आ रहे थे और टॉमी अब अपने बेटे ऑस्टिन को भी ये काम सिखा रहा था। कुछ देर बाद ऑस्टिन की गर्लफ्रेंड एमा वहाँ आती है। ऑस्टिन और एमा आज रात डेट पर जाने वाले थे। जाने से पहले ऑस्टिन उसे मुर्दा घर का एक टूर करवाता है। घूमते घूमते वो दोनों फ्रीजर तक आ पहुँचते हैं, जहाँ डेड बॉडीज को रखा जाता था। ये देख एमा डेड बॉडी देखने की जिद करने लगती है, लेकिन अपने पिता के डर से ऑस्टिन उसे साफ मना कर देता है। तभी टॉमी भी वहाँ आ पहुँचता है और उन्हें इसकी इजाजत दे देता है। ऑस्टिन फिर फ्रीजर से एक लाश निकालकर एमा को दिखाता है। उस लाश का चेहरा पूरी तरह से पिचका पड़ा था। एमा देखती है कि उस लाश के पैरों में घंटी बंधी थी। एमा टॉमी से इस बारे में पूछती है, जिस पर टॉमी उसे बताता है कि पुराने समय में ये जान पाना बेहद मुश्किल था कि इंसान कोमा में है या मर चुका है। इसलिए उस समय डेड बॉडीज के पैरों में घंटी बांधी जाती थी, ताकि उस इंसान का शरीर अगर थोड़ी भी हलचल करे तो उस घंटी की आवाज उन्हें सुनाई दे। और क्योंकि टॉमी पुराने ख्यालों का है तो वो ये परंपरा आज तक फॉलो करता आ रहा है। एमा टॉमी से पूछती है कि इस लाश के चेहरे की ये हालत कैसे हुई, जिस पर टॉमी उसे बताता है कि किसी ने इसे बहुत करीब से गोली मारी है, जिस कारण इसके चेहरे का नक्शा ही बिगड़ गया है। ये सब देख सुनकर अब एमा की हालत भी खराब होने लगती है और वो ऑस्टिन के साथ डेट के लिए जाने लगती है। तभी शेरिफ उस लड़की जेन डो की लाश लेकर मुर्दा घर में दाखिल होता है और टॉमी से कहता है कि उसे ऑटोप्सी आज रात को पूरी करके सुबह तक रिपोर्ट देनी होगी। हालांकि टॉमी फिर भी ऑस्टिन को एमा के साथ जाने के लिए कहता है और ऑस्टिन अपने पिता के साथ ही रुकने का फैसला करता है। एमा इससे थोड़ी नाराज होती है, लेकिन ऑस्टिन उसे ये कहकर मना लेता है कि वो जल्द ही ऑटोप्सी पूरी कर लेगा और उसके बाद वो उसे कैंडल लाइट डिनर के लिए लेकर जाएगा। एमा उससे ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि वो रात को उसे लेने आएगी। इसके बाद ऑस्टिन वापस ऑटोप्सी रूम में आता है, जहाँ शेरिफ टॉमी और ऑस्टिन को जेन डो की लाश दिखाता है। तभी टॉमी की पालतू बिल्ली एक तेज आवाज में गुर्राती है। ये देख टॉमी बिल्ली को वहाँ से भगा देता है। इसके बाद शेरिफ टॉमी और ऑस्टिन को बताता है कि अब तक उसे उस घर पर मिली 4 लाशों में से किसी की भी मौत की वजह पता नहीं चल पाई है। उसका अनुमान था कि शायद नौकर ने इस लड़की को किसी वजह से मार डाला होगा और उसकी बॉडी को उस घर में दफनाने की कोशिश की होगी, ये सोचकर कि घर के मालिक वहाँ नहीं है। लेकिन जब घर के मालिक अचानक वहाँ पहुंचे होंगे तो उस नौकर ने उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया होगा। लेकिन मरते मरते उन बुजुर्ग दंपत्ति में से किसी ने उसे भी बंदूक से मार दिया होगा। शेरिफ कहता है कि वो प्रेस के सामने अपनी ये तर्क तो साबित कर सकता है, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि आखिर ये जेन डो कौन है और इसकी मौत कैसे हुई, क्योंकि ना ही उसकी कोई आईडी मिली है और ना ही उसके फिंगरप्रिंट्स उनके सिस्टम में मौजूद है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि उसके सफेद बेदाग शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं मिले हैं। इसलिए शेरिफ अब ये काम टॉमी और ऑस्टिन पर छोड़ देता है और उन्हें ऑर्डर देता है कि वे आज रात तक जेन डो की मौत की गुत्थी सुलझा ले, ताकि शेरिफ अगली सुबह प्रेस वालों को जेन डो की मौत का कारण बता सके। ये कहकर शेरिफ वहाँ से चला जाता है। उसके बाद टॉमी और ऑस्टिन जेन डो की ऑटोप्सी यानी कि पोस्टमार्टम शुरू करते हैं। इसी बीच वे लोग रेडियो पर प्रसारण सुनते हैं कि आज का मौसम बहुत ही सुहाना रहेगा और आने वाले कुछ दिन तक मौसम ऐसे ही साफ बना रहेगा। इस खबर के साथ वे दोनों अपना काम शुरू कर देते हैं। टॉमी अपने अनुमान से जेन डो की उम्र 26 से 29 साल के बीच बताता है। जेन के शरीर पर उन्हें न तो कोई खून बहने के संकेत मिल रहे थे और न ही शरीर पर किसी जख्म के निशान दिख रहे थे। ऑस्टिन जेन की हर एक एंगल से तस्वीर निकाल रहा था। जब वो उसकी आंखों की जांच करने के लिए उसकी आंखों को खोलता है तो उन्हें एक हैरान कर देने वाली बात पता चलती है। जेन की आंखें सफेद रंग की हो चुकी थी और टॉमी के मुताबिक ऐसा तब होता है जब कोई इंसान कई दिनों पहले मरा हो, लेकिन जेन का शरीर तो अभी भी लचीला था, जो इस बात का संकेत था कि वो हाल ही में मरी है। हालांकि उसका शरीर साधारण तापमान से ज्यादा ठंडा था, जो फिर से इस बात का संकेत था कि उसे मरे हुए कई दिन बीत चुके हैं। ये सारी बातें उन्हें कंफ्यूज कर रही थी। तभी ऑस्टिन ये भी देखता है कि जेन की कमर काफी ज्यादा पतली थी, जो उसके बाकी शरीर पर फिट नहीं बैठती थी। इस पर टॉमी अंदाजा लगाता है कि शायद जेन जन्म से ही ऐसी हो। इसी बीच टॉमी को पता चलता है कि जेन की दोनों हाथों की कलाइयां और दोनों पैरों के एंकल्स यानी कि टखने पूरी तरह से टूटे हुए थे, लेकिन बाहर से किसी भी घाव का कोई निशान नहीं था। तभी टॉमी की नजर उसके नाखूनों पर पड़ती है, जिनके अंदर मिट्टी जैसे कुछ चीज भरी हुई थी। जांच करने पे पता चलता है कि वो चीज दरअसल पिट था। टॉमी बताता है कि उसे पिट देखे हुए बरसों बीत चुके हैं। ऑस्टिन पूछता है कि ये पिट क्या होता है, जिस पर टॉमी बताता है कि पिट एक प्रकार की मिट्टी ही होती है जो इंग्लैंड जैसी नॉर्थ कंट्रीज में पाई जाती है। ये पिट काफी ज्वलनशील होती है। पुराने जमाने में लोग इसे सुखाकर आग जलाने के लिए इस्तेमाल करते थे। जेन के हाथों और पैरों के नाखूनों के साथ ही कुछ पिट उसके बालों पर भी लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जेन को जमीन में पूरा ही दफन कर दिया था। टॉमी अपनी छानबीन जारी रखता है। वहीं ऑस्टिन भी देखता है कि जेन के चेहरे, कान या नाक पर भी कोई चोट के निशान नहीं थे। लेकिन जब ऑस्टिन जेन का मुंह खोलता है तो वे देखते हैं कि जेन की जीभ कटी हुई थी। ये देखकर वे दोनों दंग रह जाते हैं। जेन की जीभ पर उभरे मोटे धारीदार घाव देखकर लग रहा था कि किसी ने बड़ी ही बेदर्दी से उसकी जीभ खींचकर तोड़ डाली थी। टॉमी बताता है कि उसके अनुसार ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला भी हो सकता है, क्योंकि उसने 15 साल पहले भी ऐसा ही एक केस देखा था, जिसमें 2 लड़कियों के हाथों को उनके टकलों के साथ बांध दिया गया था, जिससे वो कहीं भाग न पाए और साथ ही उनकी जीभ भी काट दी गई थी ताकि वो शोर न मचा पाए। इन सारे अनुमानों से वे लोग इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि उस लड़की को जरूर वैश्या बनाने के लिए अगवा किया गया होगा। इसी दौरान जब ऑस्टिन जेन के चेहरे की एक तस्वीर खींचने जाता है
तभी वो देखता है कि जेन की नाक अचानक फड़फड़ाने लगी है। देखते ही देखते उसकी नाक से खून की धार निकल आती है और अगले ही पल एक मक्खी भिन भिनाती हुई उसकी नाक से निकलकर उड़ जाती है, जिसे देख टॉमी और ऑस्टिन सन्न रह जाते हैं। उसी पल टॉमी की नजर जेन के खुले हुए मुंह की तरफ पड़ती है, जहां वो देखता है कि जेन का एक दांत गायब है। उसे उसके मुंह के अंदर से एक धागा भी मिलता है, जिसे वे लोग आगे जांच के लिए सुरक्षित रख देते हैं। उसके बाद जब टॉमी जेन के प्राइवेट पार्ट की जांच करता है तो उसके अंदर ढेर सारे घाव के निशान मिलते हैं। हालांकि इन सब से भी वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते। अब सारी बाहरी अंगों की छानबीन करने के बाद टॉमी और ऑस्टिन जेन की चीर-फाड़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी बीच बाहर मौसम खराब होने लगा था और बादल गरजने का शोर अंदर तक सुनाई दे रहा था। हालांकि इसे इग्नोर करते हुए दोनों बाप बेटे अपना काम जारी रखते हैं। ऑस्टिन जेन की गर्दन को उठाकर एक ब्लॉक पर रख देता है। फिर टॉमी जैसे ही उसकी छाती चीरने के लिए अपना चाकू उठाता है, उसी वक्त अचानक उन्हें जोर से बादल गरजने की आवाज सुनाई देती है और साथ ही उनके रेडियो पर कुछ डिस्टरबेंस आती है और एक गाना बजने लगता है, ओपन अप योर हार्ट एंड लेट द सनशाइन इन। लेकिन टॉमी और ऑस्टिन इस बात पर ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाते और अपना काम जारी रखते हैं। टॉमी जेन की छाती से लेकर पेट तक एक चीरा लगा देता है। चीरा लगाते ही जेन के शरीर से खून की धार कुछ यूं बहने लगती है मानो कि वो जिंदा हो। ये देखकर टॉमी और ऑस्टिन के भी दिमाग के सारे तार हिल जाते हैं। टॉमी जेन की कमर के अंदरूनी अंगों को ध्यान से देखते हुए कहता है, इस लड़की की पतली कमर जन्मजात नहीं लग रही है। जिस पर ऑस्टिन पूछता है, तो फिर इसकी इतनी पतली कमर का क्या कारण हो सकता है? जवाब में टॉमी कहता है, बहुत लंबे समय तक कॉर्सेट पहनने की वजह से कमर में ऐसे बदलाव आते हैं। जिस पर ऑस्टिन कहता है, लेकिन कॉर्सेट पहनने का फैशन तो सदियों पहले ही बंद हो चुका है। उसके बाद जब टॉमी जेन की पसली की हड्डियों को काटकर उसके अंदरूनी अंगों पर अपनी नजर डालता है तो उसे दिखता है कि जेन के फेफड़े गहरे काले पड़ चुके थे। ऑस्टिन को लगता है कि ये ज्यादा सिगरेट पीने की वजह से हुआ होगा। जिस पर टॉमी आपत्ति दर्शाते हुए कहता है कि अगर कोई 30 सालों तक हर रोज 10 पैकेट भी सिगरेट पिए तब भी उसके फेफड़े इतने काले नहीं होंगे। ये तभी होता है जब किसी को काफी देर तक जलाया जाता है। लेकिन इस लड़की के शरीर पर तो जलने के एक भी निशान नहीं थे। ये बात टॉमी को काफी ज्यादा हैरत में डाल देती है। इसके बाद टॉमी जब जेन का दिल निकाल कर देखता है तो उसे उसके दिल पर चाकू से काटे जाने के निशान नजर आते हैं और सिर्फ उसके दिल पर ही नहीं बल्कि उसके बाकी अंदरूनी अंगों पर भी वैसे ही कटने के निशान होते हैं। लेकिन बिना चीर-फाड़ करे कोई किसी को ऐसे जख्म कैसे दे सकता है? वे दोनों इस बारे में विचार कर ही रहे होते हैं कि तभी उस कमरे की लाइट्स अपने आप ही जलने बुझने लगती है और अचानक बाहर से एक अजीब सी आहट सुनाई देती है, जिसे सुनकर ऑस्टिन उस आहट के पीछे जाता है। तभी उसकी नजर गलियारे पर लगे आईने पर पड़ती है, जिसमें वो देखता है कोई शख्स गलियारे के मोड़ पर खड़ा हुआ है। उसे देख ऑस्टिन सहम जाता है, लेकिन वो जब गलियारे के मोड़ पर जाकर देखता है तो उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। उधर टॉमी को जेन की इंटेस्टाइन में एक रेशा सा दिखाई देता है, जिसे निकालने के लिए जब वो उसके इंटेस्टाइन को काटने की कोशिश करता है तभी जेन की पसली की एक हड्डी से उसका हाथ जख्मी हो जाता है। इसी बीच दूसरी ओर ऑस्टिन देखता है कि वो जिस आहट के पीछे आया था वो स्टोर रूम के वेंटिलेशन से आ रही थी। ऑस्टिन जब उस वेंटिलेशन में झांक कर देखता है तो कोई चीज तेज आवाज के साथ उस पर झपट पड़ती है, जिसे देख डर के मारे ऑस्टिन जमीन पर गिर पड़ता है। इतने में टॉमी भी उसकी आवाज सुनकर वहाँ पहुँच जाता है। टॉमी को देख ऑस्टिन की जान में जान आ जाती है। फिर जब ऑस्टिन दोबारा उस वेंटिलेशन के अंदर टॉर्च की रोशनी में देखता है तो वो अपनी बिल्ली को वहाँ बुरी तरह घायल पाता है। बिल्ली के पेट से उसकी अंतड़ियां ही गायब हो चुकी थी। ये देख ऑस्टिन और टॉमी बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं। टॉमी को अपनी बिल्ली का दर्द देखा नहीं जाता और वो उसकी गर्दन मरोड़कर उसे दर्द से मुक्ति दिला देता है। साथ ही टॉमी अपनी बिल्ली को क्रीमेटोरियम में जलाकर उसका सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार भी कर देता है। उसके बाद वे लोग अपना काम जारी रखते हुए जब जेन की अंतड़ियों को काटते हैं तो उसके अंदर उन्हें एक फूल मिलता है। टॉमी जब उस फूल के बारे में रिसर्च करता है तो उसे पता चलता है कि उस फूल का नाम जिम्सन वीड है और उसे खाने से इंसान को लकवा मार जाता है और वो फूल भी नॉर्थ कंट्रीज में ही पाया जाता है। इस जानकारी के बाद वे लोग अपना काम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन तभी अचानक मौसम का रुख ही बदल जाता है और उन्हें जोरों से बादलों के गरजने की आवाज आती है। इतने में ही उन्हें रेडियो पर उनके शहर में भारी बारिश होने की खबर मिलती है। ये देख ऑस्टिन हैरत में पड़ जाता है, क्योंकि उसने ऑटोप्सी शुरू करने से पहले रेडियो पर कुछ दिनों तक मौसम के साफ रहने की खबर सुनी थी। ऑस्टिन को अब वहाँ किसी खतरे का अंदेशा होने लगता है, जिसके बाद वो टॉमी से आज रात के लिए ये काम रोकने के लिए कहता है। लेकिन शेरिफ ने टॉमी को आज रात तक किसी भी तरह जेन की मृत्यु की वजह का पता लगाने के लिए कहा था, इसलिए वो अब इस काम को बीच में नहीं रोक सकता था। हालांकि वो ऑस्टिन से कहता है कि अगर वो यहाँ से जाना चाहता है तो वो जा सकता है, लेकिन ऑस्टिन अपने पिता को अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो अपना काम जारी रखता है। इसी बीच टॉमी को जेन की अंतड़ियों में कपड़े से लिपटा हुआ एक इंसानी दांत मिलता है। साथ ही उस कपड़े पर उन्हें एक अजीब सा चित्र भी बना हुआ दिखाई देता है, जिसके अगल बगल कुछ रोमन नंबर्स लिखे होते हैं। और तो और वो कपड़ा जेन की अंतड़ियों में रहने के बावजूद भी जैसे का तैसा ही होता है, जबकि इतने दिनों में अंतड़ियों में मौजूद स्टमक एसिड से उसे गल जाना चाहिए था। उस कपड़े पर बना चित्र भी उन्हें किसी धार्मिक रिचुअल से जुड़ा हुआ लग रहा था। उसकी छानबीन करते हुए ऑस्टिन जब जेन के मुंह में मिले धागे से उस कपड़े को मैच करके देखता है तो उसे पता चलता है कि वो धागा उस कपड़े का ही है। उसके बाद जब ऑस्टिन उस कपड़े से मिले दांत को जेन के उखड़े हुए दांत की जगह लगाकर देखता है तो वो दांत जेन के दांतों से बिल्कुल मैच हो जाता है, जिससे ऑस्टिन इस नतीजे पर पहुंचता है कि किसी ने जेन के दांत को उखाड़कर उसे उस कपड़े में लपेटकर जबरदस्ती जेन को कपड़ा खिला दिया था। इन सारी चीजों के मद्देनजर वो अब इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जेन किसी धार्मिक रिचुअल के तहत बलि दी गई थी, जिसमें पहले उसे बांधा गया, उसके बाद बड़ी बेरहमी से उसकी जीभ खींचकर उखाड़ दी गई, फिर उसे वो जिम्सन वीड नाम का फूल खिलाया गया जिससे उसे लकवा मार गया। उसके बाद उसका दांत उखाड़कर उसे कपड़े में लपेटकर उसको जबरदस्ती खिला दिया गया, फिर उस पर एक के बाद एक चाकू से वार किए गए और जब ये सब करके भी उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने जेन को जला दिया।
जेन की इतनी दर्दनाक मौत के बारे में सोचकर ही टॉमी और ऑस्टिन की रूह कांप उठती है। हालांकि जेन का बेदाग शरीर उनके सारे नतीजों को झुठला रहा था, तो आखिर किसी के शरीर को छुए बिना उसे इतनी बुरी तरह टॉर्चर कैसे किया जा सकता है? इस सवाल ने उन दोनों के दिमाग को हिलाकर रख दिया था। तभी इतने में ही अचानक रेडियो फिर से शुरू हो जाता है, जिसमें बताया जा रहा था कि उनके शहर पर हो रही बारिश ने बाढ़ का रूप ले लिया है। लेकिन अगले ही पल रेडियो पर कुछ डिस्टर्बेंस आती है और इन डिस्टर्बेंस के बीच रिपोर्टर की आवाज सुनाई देती है। रिपोर्टर कह रहा था कि आप इस तूफानी बाढ़ में फंसना नहीं चाहोगे, लेकिन अगर आप फंस चुके हो तो इससे निकल नहीं पाओगे। ये सब सुनकर ऑस्टिन को शक हो जाता है कि उस रेडियो पर मिले संदेश उन्हें आने वाले किसी खतरे से आगाह कर रहे हैं। इसलिए ऑस्टिन टॉमी को उसी वक्त उस जगह से बाहर निकलने के लिए कहता है। लेकिन टॉमी ऑस्टिन की बातों को अनसुना करता हुआ उसे जेन के शरीर से उसकी खाल उतारने के लिए उसकी मदद करने के लिए कहता है। ऑस्टिन को भी मजबूरन अपने पिता की बात माननी पड़ती है। दोनों मिलकर जब पूरी तरह उसकी खाल उतार देते हैं तो अपने सामने एक खौफनाक मंजर देखकर उनका जैसे कलेजा ही मुंह को आ जाता है। जेन की खाल में भी वही चित्र और रोमन नंबर बने होते हैं जो उसकी अंतड़ियों से मिले कपड़े में छपे थे। वे लोग उस चीज को समझ भी पाते उससे पहले ही उस कमरे की सारी लाइट्स अपने आप ही फूट जाती हैं, जिससे वहाँ गुप अंधेरा फैल जाता है। उस घटना से घबराया हुआ ऑस्टिन जब अपनी टॉर्च जलाकर इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाता है तो वो देखता है कि उस कमरे में रखे सारे मुर्दे अब गायब हो चुके थे। ये देख ऑस्टिन भयभीत होता है और टॉमी के साथ जितनी जल्दी हो सके उस जगह से बाहर निकलने लगता है। उस जगह की बिजली चली जाने के बाद वहाँ जनरेटर से रोशनी तो हो जाती है, लेकिन बिना बिजली उस जगह की लिफ्ट काम ही नहीं करती। इसलिए अब वे दोनों तहखाने के दरवाजे की तरफ जाते हैं। लेकिन तभी अचानक तूफान की वजह से एक पेड़ दरवाजे पर गिर जाता है, जिससे वो दरवाजा ब्लॉक हो जाता है। टॉमी और ऑस्टिन अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी उस दरवाजे को खोल नहीं पाते। वो मदद के लिए शेरिफ को फोन करने की भी कोशिश करते हैं, पर उनके मोबाइल पर नेटवर्क ही नहीं होता। इसलिए अब वे दोनों अपने ऑफिस में लगे लैंडलाइन फोन की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें गलियारे से होकर उनकी तरफ ही बढ़ती हुई किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, जिससे डरकर वे दोनों दौड़ते हुए तुरंत ऑफिस में घुस जाते हैं और दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं। जिसके बाद टॉमी तुरंत शेरिफ को कॉल करता है। हालांकि उसका कॉल शेरिफ को लगता जरूर है, पर बदकिस्मती से सिग्नल वीक होने के कारण शेरिफ से उसकी बात ही नहीं हो पाती और कॉल कट हो जाता है। वो दोनों अब उस जगह पर कैद होकर रह जाते हैं। वो वहाँ से निकलने का कोई दूसरा तरीका सोच ही रहे होते हैं कि तभी एक घंटी की आवाज सुनकर उनकी धड़कनें थम सी जाती हैं, क्योंकि वो आवाज इस बात का संकेत दे रही थी कि कोई मुर्दा जिसके पैरों पर घंटी बंधी हुई है वो उनकी ही तरफ बढ़ रहा था। वो मुर्दा दबे पांव चलता हुआ उनके दरवाजे के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। उसकी मौजूदगी महसूस कर जब ऑस्टिन दरवाजे के नीचे से झांक कर बाहर देखता है तब उसे उस मुर्दे के पैर दिखाई देते हैं, जिसे देख ऑस्टिन घबरा जाता है। इतने में ही वो मुर्दा जोर जोर से दरवाजे को पीटता हुआ दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है। ये देख ऑस्टिन और टॉमी दरवाजे को एक भारी अलमारी से ढक देते हैं। थोड़ी देर दरवाजा पीटने के बाद वो मुर्दा दरवाजा पीटना बंद कर देता है। अब ऑस्टिन को पूरा यकीन हो गया था कि ये सब जेन ही कर रही है, क्योंकि उसे यहाँ लाने से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो चीर फाड़ करते जा रहे थे वैसे ही चीजें और ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। हालांकि टॉमी को इन सब बातों पर अब भी यकीन नहीं हो रहा था। इसी दौरान टॉमी देखता है कि उसकी कलाई की जख्म से खून बह रहा है, जिसे देख वो उस खून को साफ करने बाथरूम में जाता है। तभी अचानक वहाँ मौजूद पर्दों में कुछ हलचल सी होती है, जिसे देख टॉमी सहम जाता है। वो जब दबे पांव पर्दे की तरफ जाता है तभी बाहर बैठे ऑस्टिन को पर्दे के पीछे किसी की परछाई नजर आती है। इससे पहले कि वो टॉमी को सतर्क कर पाए टॉमी वो पर्दा हटा देता है। हालांकि पर्दे के पीछे कोई नहीं होता। ये देख ऑस्टिन की जान में जान आ जाती है, लेकिन अगले ही पल कोई चीज टॉमी पर हमला कर देती है और उसी वक्त बाथरूम का दरवाजा भी अपने आप ही बंद हो जाता है। वो चीज टॉमी को मारने पीटने और चोट पहुंचाने लगती है। उधर ऑस्टिन जैसे तैसे दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है तो देखता है कि टॉमी जमीन पर पड़ा दर्द से कराह रहा था। ऑस्टिन अपने पिता को उठाकर उनकी मरहम पट्टी कर देता है। इस घटना के बाद अब टॉमी को भी यकीन हो जाता है कि ये सब जेन ही कर रही है। इसलिए अब वे लोग जेन की लाश को ठिकाने लगाने के लिए वापस ऑटोप्सी रूम में जाते हैं। तभी वो गौर करते हैं कि जेन के जिन अंगों को उन्होंने शरीर से बाहर निकाल दिया था वो अब सड़ चुके थे, लेकिन जेन का बचा हुआ शरीर अभी भी बिल्कुल पहले जैसा ही था। ऐसा लग रहा था जैसे जेन का शरीर ही उसके अंगों को सुरक्षित रख रहा था। वे लोग अब जेन के शरीर को जलाने के लिए क्रेमेटोरियम में जाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी अचानक उस कमरे का दरवाजा अपने आप ही लॉक हो जाता है। ऑस्टिन एक कुल्हाड़ी की मदद से उस दरवाजे को खोलने के लिए उस पर एक छेद कर देता है, लेकिन जब वो उस छेद से बाहर झांक कर देखता है तभी अचानक वहाँ एक मुर्दा औरत आकर खड़ी हो जाती है। ये देख टॉमी और ऑस्टिन डर से कांप उठते हैं। ऑस्टिन अब देरी न करते हुए जेन की बॉडी पर फ्यूल डालकर उसमें आग लगा देता है, पर वो आग जेन के शरीर के अलावा वहाँ की हर चीज को जलाने लगती है। उस आग से उनके कैमरे और जेन पर किए सारे रिसर्च तबाह हो जाते हैं। ये देख टॉमी उस आग को पूरी तरह बुझा देता है। तभी वो देखते हैं कि जेन का शरीर उस पर जल रही आग को सोख लेता है और उसके शरीर पर अब भी घाव के कोई निशान नहीं बनते। इसी बीच बिजली भी आ गई होती है, इसलिए उन्हें जब लिफ्ट के शुरू होने की आवाज आती है तो वो कुल्हाड़ी उठाकर अपनी जान बचाने के लिए लिफ्ट की तरफ भागते हैं, पर उनके वहाँ पहुँचने से पहले ही लिफ्ट बंद होकर ऊपर चली जाती है। तभी इतने में ही एक मुर्दा उन्हें उनकी ही तरफ आता हुआ दिखाई देता है, जिसे देख ऑस्टिन डर के मारे लिफ्ट का बटन जोर जोर से दबाने लगता है। अब वो मुर्दा उनके बहुत ज्यादा करीब आ गया था, जिसे देख डर के मारे उनकी जैसे जान ही हलक में आ जाती है। अभी लिफ्ट के आने की आवाज आती है और ऑस्टिन जल्दी से लिफ्ट का दरवाजा खोल देता है। दोनों बाप बेटे फट से लिफ्ट के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन मुसीबत तो जैसे उनके गले ही पड़ चुकी थी, क्योंकि अब उस लिफ्ट के बंद होने से पहले ही फिर से बिजली चली जाती है और लिफ्ट का दरवाजा आधा खुला रह जाता है। इतने में ही वो मुर्दा भी उनके बहुत करीब आ जाता है। ये देख कुल्हाड़ी पकड़ा टॉमी हिम्मत दिखाते हुए उस मुर्दे पर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है, लेकिन बाहर से किसी मुर्दे के बजाय किसी लड़की के चिल्लाने की जानी पहचानी आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर ऑस्टिन जब लिफ्ट से बाहर निकलता है तो देखता है कि टॉमी ने जिसे मारा था वो कोई मुर्दा नहीं
बल्कि एमा थी, जिसकी गर्दन कुल्हाड़ी के वार से कट चुकी थी। अपनी गर्लफ्रेंड को तड़प तड़प कर मरते देख ऑस्टिन के आंसू नहीं थमते। वो फुट फुट कर रोने लगता है। उसने ही रात को एमा को वहाँ आने के लिए कहा था। ऑस्टिन और टॉमी समझ जाते हैं कि जेन अपनी शक्तियों से उनके दिमाग में भ्रम पैदा कर रही है, जिस वजह से उन्होंने एमा को मुर्दा समझकर उसे मार दिया। डरे सहमे वो दोनों वापस लिफ्ट में जाकर बैठ जाते हैं। तभी ऑस्टिन के दिमाग में एक सवाल आता है। वो टॉमी से कहता है कि जेन अपनी शक्तियों से उन्हें कब का मार सकती थी, तो उसने उन्हें अब तक जिंदा क्यों रखा है। ऑस्टिन को एक और बात याद आती है। वो टॉमी को बताता है कि जेन ने उसकी चीर-फाड़ होने से पहले उन्हें रेडियो के जरिए कई बार इनडायरेक्टली वार्निंग देने की कोशिश की थी। शायद कोई बात है जो वो नहीं चाहती थी कि उन्हें पता चले। टॉमी और ऑस्टिन वापस जाकर जेन की ऑटोप्सी पूरी करने का फैसला करते हैं। हो सकता है उन्हें कुछ ऐसी बात पता चले जिससे उनकी जान बच जाए। वे लिफ्ट से बाहर निकलकर ऑटोप्सी रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर तभी जेन क्रीमेटोरियम की आग को जला देती है, जिससे उठने वाला धुआं पूरे बेसमेंट में फैल जाता है। टॉमी और ऑस्टिन उस धुएं से होकर आगे बढ़ रहे होते हैं। इतने में अचानक वो मुर्दे टॉमी पर हमला कर देते हैं और उसे बुरी तरह से घायल कर वहाँ से गायब हो जाते हैं। ऑस्टिन टॉमी को संभालता हुआ उसे ऑटोप्सी रूम में ले जाता है और दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर देता है। अब सिर्फ जेन का दिमाग ही खुलना बाकी था। ऑस्टिन सीधा जेन की खोपड़ी काटकर उसके दिमाग को देखता है, तो उन्हें पता चलता है कि जेन का दिमाग एकदम सही सलामत है। बाकी ऑर्गन्स की ही तरह उस पर भी जख्म के कोई निशान नहीं थे। ऑस्टिन जब उसके दिमाग के एक टुकड़े को काटकर उसे माइक्रोस्कोप में देखता है, तो उसे कुछ ऐसी बात पता चलती है जिसके बारे में सोचकर ही ऑस्टिन और टॉमी भयभीत हो उठते हैं। जेन के दिमाग के सेल्स पूरी तरह से एक्टिव थे, जिसका एक ही मतलब था, जेन अभी भी जिंदा थी। यानी कि अब तक उन्होंने जेन के साथ जो कुछ भी चीर-फाड़ की थी, वो उसका दर्द महसूस कर पा रही थी। ये बात उन्हें अंदर तक झिझोड़ कर रख देती है। लेकिन जेन के सारे अंग निकाले जाने के बाद भी जेन जीवित कैसे थी, ये सवाल उन दोनों को परेशान किए जा रहा था। टॉमी को लगता है कि कोई अदृश्य ऊर्जा जेन को अब भी जीवित रखे हुए है। इतने में ही ऑस्टिन जेन की आंतड़ियों से मिले कपड़े को अनजाने में मोड़ देता है। तब उस पर लिखे रोमन नंबरों के एक साथ मिलने से एक शब्द बन जाता है। वो शब्द होता है लेविटिकस 20:27। ये शब्द सुनकर टॉमी झट से बाइबल निकालता है और उसमें से एक चैप्टर खोलता है। उस चैप्टर का नाम था लेविटिकस 20:27। तभी ऑस्टिन को उस कपड़े पर एक साल लिखा हुआ दिखाई देता है, साल 1693। उसी समय टॉमी भी बाइबल में लेविटिकस 20:27 चैप्टर पढ़ता है, जिसमें लिखा था कि जो भी आदमी या औरत शैतान से संपर्क करने की कोशिश करती है, उसे मार दिया जाए, क्योंकि वो एक विच यानी कि चुड़ैल है। ये सुनकर ऑस्टिन अपने पिता को बताता है कि 1693 वो समय था जब इंग्लैंड के लोगों ने कई जवान औरतों को विचेस बताकर भरे बाजार में जिंदा जला दिया था। ये घटना सैलम विच ट्रायल्स नाम से काफी प्रसिद्ध है। इन सारी कड़ियों को जोड़कर टॉमी और ऑस्टिन इस दिल दहला देने वाले नतीजे पर पहुंचते हैं कि जेन की हत्या भी साल 1693 में सैलम विच ट्रायल्स में ही हुई होगी। हालांकि टॉमी का मानना था कि सैलम विच ट्रायल्स में जिन भी औरतों और लड़कियों की हत्या हुई थी, वो कोई विचेस नहीं थी, वो बस मानसिक रोगी थी जो लोगों के अंधविश्वास का शिकार हो गई। हालांकि टॉमी अब तक उनके साथ हुई सारी भूतिया घटनाओं को झुठला भी नहीं सकता था। तभी उसके दिमाग में एक विचार कौंधता है। वो ऑस्टिन से कहता है कि हो सकता है बाकी लड़कियों की तरह जेन भी कभी विच थी ही नहीं, लेकिन अंधविश्वास के चलते लोगों ने उसे विच समझकर उस पर जो भयानक और दर्दनाक रिचुअल्स किए, उन रिचुअल्स का असर उल्टा हो गया हो और उन रिचुअल्स ने एक आम लड़की को विच में बदल दिया हो। ऑस्टिन पूछता है कि आखिर जेन उनके ही पीछे क्यों पड़ी है। इस पर टॉमी कहता है कि अब तक उन्होंने जेन के साथ जो कुछ भी चीर-फाड़ की थी, वो उसे महसूस कर पा रही थी, और अब जेन चाहती है कि उसने जो दर्द सहा है वो अब टॉमी और ऑस्टिन भी सहे। यही वजह है कि उसने उन दोनों को अब तक जिंदा रखा है। इसी के साथ टॉमी ऑस्टिन को अपना घाव दिखाता है। उस घाव के आसपास उसी तरह के निशान बन गए थे जैसे जेन के शरीर पर थे। तभी उनके दरवाजे पर खड़े मुर्दे दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश करने लगते हैं। ऑस्टिन उन्हें रोकने दरवाजे की तरफ दौड़ता है, लेकिन टॉमी को यकीन हो गया था कि जेन को रोकना नामुमकिन है। इसलिए वो जेन से एक सौदा करता है। वो जेन से कहता है कि वो उसे जितना चाहे तड़पा सकती है, वो उसे रोकने की कोशिश नहीं करेगा, बदले में वो उसके बेटे को बख्श दे। जिसके बाद देखते ही देखते सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन तभी जेन टॉमी को वही दर्द देने लगती है जो उस वक्त वो महसूस कर रही थी। ठीक जेन की तरह ही टॉमी की भी दोनों कलाइयां और टखनों की हड्डियां टूट जाती हैं और उसकी आंखें भी सफेद होने लगती हैं। टॉमी के हर दर्द के साथ जेन वापस पहले जैसी होने लगती है। उसकी टूटी हुई हड्डियां वापस जुड़ जाती हैं और उसका कटा हुआ शरीर भी ठीक होने लगता है। लेकिन दर्द से बेहाल टॉमी का तड़पना ऑस्टिन से देखा नहीं जाता और वो उसे चाकू से मारकर दर्द से मुक्ति दिला देता है। टॉमी की मौत की वजह से जेन पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाती, लेकिन उस जगह पर अब सब कुछ पहले जैसा हो जाता है और सारे मुर्दे भी अपनी जगह पर आ जाते हैं। इतने में ही ऑस्टिन को शेरिफ की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर जब वो दरवाजे की तरफ जाता है तो देखता है कि दरवाजा अब भी बंद था। वो शेरिफ से मदद की गुहार लगाता है, लेकिन तभी शेरिफ उसकी मदद करने के बजाय गाना गाने लगता है, Open up your heart and let the sun shine in। ऑस्टिन को समझ आ जाता है कि बाहर कोई शेरिफ मौजूद नहीं है, बल्कि ये जेन द्वारा पैदा किया गया एक भ्रम है। ऑस्टिन ने टॉमी को मारकर अनजाने में जेन के शरीर को ठीक होने से रोक दिया था, जिससे जेन और क्रोधित हो गई थी। ऑस्टिन को फिर से मुर्दों के पैरों में बंधी घंटियों की आवाज सुनाई देती है जो उसके करीब आ रही थी। भयभीत ऑस्टिन एक पल के लिए गलियारे की तरफ देखता है और अगले पल जब वो पीछे मुड़ता है तो अचानक मुर्दा टॉमी उसके सामने आ जाता है, जिससे डरकर ऑस्टिन छत से नीचे गिर पड़ता है और उसका सिर फटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अगली सुबह शेरिफ पुलिस वालों के साथ मॉर्ग आता है, जहाँ उन्हें टॉमी, ऑस्टिन और एमा की लाश मिलती है। पिछली मौतों की तरह ये मौतें भी शेरिफ के लिए एक रहस्य बनकर रह जाती हैं। हालांकि शेरिफ को भी इस बात का अंदेशा हो जाता है कि जेन की लाश में जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो उसकी लाश की और छानबीन करने उसे वर्जीनिया
वर्जीनिया पुलिस डिपार्टमेंट के पास भेजने का ऑर्डर दे देता है। फिर अंत में हम देखते हैं कि एक पुलिस वाला जब जेन की लाश को वर्जीनिया ले जा रहा होता है, तभी उसके रेडियो पर अपने आप ही गाना बजने लगता है, ओपन अप योर हार्ट एंड लेट द सनशाइन इन। और उसी वक्त जेन के अंगूठे में कुछ हरकत होती है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप ये वीडियो देखते देखते इसमें खो गए थे, तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम ऐसी ही और वीडियोस आपके लिए लेकर आ पाए। धन्यवाद।